हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी टीचर्स के लिए 3 हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें पहला है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा ध्यानाकर्षण और तीसरा है शिक्षण संग्रह। साथियों, आप सभी जानते हैं कि तीनों मॉड्यूल से संबंधित सभी टीचर्स का गूगल मीट पर ऑनलाइन प्रशिक्षण हो चुका है। अब विभिन्न जनपदों में इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीनों मॉड्यूल के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले जो मिशन प्रेरणा की क्विज आयोजित की जाती थी, उसमें प्रेरणा लक्ष्य के प्रश्न आते थे। अब परीक्षा का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। अब इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में मैं आपके सामने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के सभी प्रश्न कंठस्थ हो जाएंगे। अगर आपके सामने कोई प्रश्न ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से आएगा तो वो उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ध्यानाकर्षण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, कोठारी आयोग कब गठित हुआ था? इसका जवाब है सन 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? इसका जवाब है कोठारी आयोग, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह कितने वर्ष के बच्चे हैं? इसका जवाब है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? पहला है आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों मॉड्यूल बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है शिक्षण कहानियों की, शिक्षण तकनीकी की, शिक्षण योजनाओं की, शिक्षण बाधाओं की। इसका सही जवाब है शिक्षण तकनीकी की। साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण की 18 तकनीक दी गई हैं, जिनके द्वारा हम शिक्षण को प्रभावी और रोचक बना सकते हैं। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चों से, या फिर बालिका शिक्षा से। इसका सही जवाब है उपचारात्मक शिक्षण से। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है कक्षानुरूप संप्राप्ति न प्राप्त करने वाले छात्राओं के लिए। अगला प्रश्न है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है? आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है रेमेडियल टीचिंग के लिए। इसका सही जवाब है रेमेडियल टीचिंग के लिए। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम्स की समप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है? इस प्रश्न का सही जवाब है कक्षा 3 से 8। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में वर्णित है? सीखने के स्तर का अवलोकन करना, आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधारणा, या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण यानी कि उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है? इसका सही जवाब है अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को
कक्षा अनुरूप बनाने के लिए ध्यानाकर्षण यानी कि उपचारात्मक शिक्षण जरूरी है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश ना हो, इसके लिए उचित तरीके हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यानाकर्षण करने से यह संभव है। विकल्प बी, शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा ऐसी बच्चों का सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करके यह संभव है। इसका सही जवाब विकल्प ए और बी है। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। विकल्प ए, नहीं, अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। विकल्प बी, हाँ, उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा। विकल्प सी, हाँ, इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। विकल्प डी, 2 और 3। सही जवाब है 2 और 3। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ कमजोर बच्चे आते हैं का मतलब क्या है। विकल्प ए, यह एक भ्रांति है। विकल्प बी, हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। विकल्प सी, हमारा नजरिया किसी को कमजोर बनाता है। विकल्प डी, ये सभी। सही जवाब, यह एक भ्रांति है। अगला प्रश्न, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण है। माता पिता की शैक्षिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ये सभी। सही जवाब है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है। विकल्प ए, बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते। विकल्प बी, बच्चे अपनी समस्याएं एवं जिज्ञासा नहीं व्यक्त कर पाते। विकल्प सी, बच्चे पाठ समझ न आने पर भी समझ लेने की बात करते हैं। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है सतत आकलन, समस्या पर चिंतन, समस्या रहते समय समस्या का निस्तारण। सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है। छात्रों का नियमित आकलन, शिक्षण योजना का निर्माण, शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाशीलता, कठोर अनुशासन। तो मित्रों, कठोर अनुशासन शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि एक समान निर्धारित कर दी जाए, शिक्षकों की रुचि के अनुसार हो, छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार हो। इस प्रश्न का सही जवाब है छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार हो। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनें, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, उनका सतत अवलोकन करें या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को ध्यान से सुने, उनकी बात को ध्यान से सुने। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसकी सराहना करें, उन्हें फीडबैक देना चाहिए, उनका लगातार अवलोकन करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आप इस कथन से पूर्ण असहमत, पूर्ण सहमत, कुछ कुछ सहमत या फिर पता नहीं। इसका जवाब है पूर्ण सहमत। अगला प्रश्न, सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके से शिक्षण से सभी बच्चे नहीं सीख पाते, कुछ पिछड़ जाते हैं, कुछ कुंठित हो जाते हैं। उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए कठोर, लचीली, दोनों या फिर पता नहीं। इसका जवाब है लचीली, विकल्प बी। शिक्षण प्रक्रिया को लचीली होना चाहिए। अगला प्रश्न, आप अभी तक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते आए हैं, लचीली, छात्र सहभागी, व्यवहारिकता युक्त या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है। पहला विकल्प छात्रों से प्रश्न करना,
दूसरा उनकी कापी जांचना, तीसरा छात्रों से कक्षा शिक्षण के बारे में बात करना, और विकल्प डी यह जानना कि वे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल लर्निंग आउटकम से संबंधित है। लर्निंग आउटकम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित हैं। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम को और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? विकल्प ए अधिगम परिणाम, विकल्प बी सीखने के प्रतिफल, विकल्प सी अपेक्षित दक्षताएं, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी, क्योंकि लर्निंग आउटकम को अधिगम परिणाम भी कहते हैं, सीखने के प्रतिफल भी कहते हैं और अपेक्षित दक्षताएं भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम, इसमें खाली स्थान दिया गया है, फिर लिखा है आधारित लक्ष्य हैं। पहला विकल्प है कक्षा, परिणाम, विद्यालय, अभिभावक। इस प्रश्न का सही जवाब है परिणाम। लर्निंग आउटकम परिणाम आधारित लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न, वे दक्षताएं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती हैं कहलाती हैं लर्निंग आउटकम्स। इसका सही जवाब है विकल्प सी, लर्निंग आउटकम्स। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं। सही जवाब विकल्प ए है। अगला प्रश्न, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप्स की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्यापन कर रहे अध्यापकों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। यह कथन सत्य है। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट, लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है सत्र का आरंभ। लर्निंग गैप सत्र के आरंभ में पता लगा लेना चाहिए। अगला सवाल, लर्निंग गैप का आशय है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर में अंतर। साथियों, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो जो हम सोचते हैं कि बच्चों को यह आ जाना चाहिए, वो होता है अपेक्षित अधिगम स्तर। और जब बच्चा सीख नहीं पाता, अपेक्षित अधिगम स्तर तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि जो उसका वास्तविक अधिगम स्तर होता है, इन दोनों में अंतर को लर्निंग गैप कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है। इसका सही जवाब है विकल्प बी, अधिगम स्तर में अंतर जानने हेतु। अगला प्रश्न, आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है। इसका सही जवाब है आरंभिक परीक्षण हेतु, क्योंकि जब तक आप आरंभिक परीक्षण नहीं करोगे तब तक आपको कैसे चलेगा पता कि कौन बच्चा किस लेवल का है। उसको ध्यानाकर्षण शिविर में बैठाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको आकलन प्रपत्र बनाना होगा। अगला सवाल, आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। कमजोर छात्रों की पहचान, मूलभूत दक्षता सूची निर्माण, आकलन प्रपत्र बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना। सही जवाब है आकलन प्रपत्र बनाना। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? आरंभिक परीक्षण में वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी कि 43वां नंबर, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान कितना होगा? इसमें ज्ञानात्मक 20% होंगे, बोधात्मक 50%, अनुप्रयोगात्मक 20% और तर्कात्मक 10%। विकल्प ए सही है। कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ 10 होंगे,
और आत्मनिष्ठ 5 होंगे। साथियों, जो प्राइमरी लेवल का आकलन प्रपत्र बनेगा उसमें सभी कक्षाओं में कक्षा 2, 3, 4, 5 इन सभी में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 आत्मनिष्ठ होंगे। कुल मिलाकर 15 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से 45 नंबर का आकलन प्रपत्र बनाया जाएगा। अगला सवाल, आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो इसमें 20 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ और 5 आत्मनिष्ठ। विकल्प सी सही है। आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है? इसका सही जवाब है ए, 3 नंबर का। चाहे वो जूनियर लेवल का हो या प्राइमरी लेवल का, अंक 3 ही है। अगला सवाल, आकलन के पश्चात कुल कितने समूह का निर्माण होगा? इसका जवाब है 3 समूह का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सतत रूप से कैसे करते हैं? प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक? सही जवाब प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या जानना तथा करना अत्यंत आवश्यक है? अधिगम स्तर की सूची, समूह निर्धारण, समय सारिणी, उपरोक्त सभी? सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? छात्र का आकलन करना, शिक्षण विधि में बदलाव, सुधार की संभावना, बैठक व्यवस्था या फिर छात्र को अंक प्रदान करना? इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है शिक्षण विधि में बदलाव और सुधार की संभावना। अगला सवाल, आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? इसका सही जवाब है संवर्धन क्रियाएं। आकलन के दौरान जो तेजी से सीखने वाले छात्र होते हैं उनके लिए संवर्धन क्रियाएं अपनानी चाहिए। अगला सवाल, आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे? इसका सही जवाब है वर्तमान कक्षा के पीछे से सभी कक्षाओं से। यानी कि अगर आप कक्षा 5 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो उसमें आपको कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 2 के सभी प्रश्न रखने होंगे। आपको डिसाइड करना है कि कितने कितने सवाल होने चाहिए, लेकिन पिछली कक्षाओं को आप उसमें शामिल करेंगे। अगला सवाल, यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 1 व 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें, इसके विकल्प है, पुनः कक्षा 1 व 2 में प्रवेश दिया जाएगा, फाउंडेशन लर्निंग में रखेंगे, कक्षा 5 में ही रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है उन्हें कक्षा 5 में ही रखेंगे। अगला सवाल, आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं? आकलन के पश्चात बच्चों को समूह ए, बी व सी में बांट देते हैं। इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6-8 में समूह बी के प्राप्तांकों का समूह निम्न में से कौन सा है? यानी जो बच्चे समूह में बी में आएंगे उनका। विकल्प ए 35 से 75, विकल्प बी 26 से 34, विकल्प सी 50 से 60 और विकल्प डी है 25 से कम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी 26 से 34। यानी कि जिन बच्चों के नंबर 26 से 34 के बीच में होंगे उन्हें समूह बी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा? इसका सही जवाब है प्रत्येक समूह में सभी स्तर के छात्र होने चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर में समूह निर्धारण से संबंधित कथन सत्य है? इसका विकल्प है 21 से 75 तक समूह ए, 16 से 20 अंक तक समूह बी और 25 से कम अंक पर समूह सी, उपरोक्त सभी। EFGH।
साथियों, जो समूह ए होता है प्राथमिक लेवल पर, उसमें जिन बच्चों के 21 से 45 के बीच में नंबर होते हैं वो आते हैं समूह ए में। और समूह बी में जो 16 से 20 नंबर के बीच में बच्चे होते हैं, जिनके 16 से 20 तक के नंबर आते हैं, वो समूह बी में होते हैं। और समूह सी में वो बच्चे होते हैं जिनके 15 या इससे कम नंबर होते हैं। तो इस लिहाज से तो इसमें जो कथन सही लग रहा है वो एफ सही लग रहा है। जिनके 16 से 20 अंक होते हैं वो समूह बी में आते हैं। तो इसका विकल्प एफ सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 21 से 45, 15 से कम, 16 से 20, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 16 से 20। जिन बच्चों के 16 से 20 नंबर आएंगे वो समूह बी में होंगे। अगला प्रश्न, समूह दो में किस कक्षा के अधिगम स्तर वाले बच्चे इस समूह के बच्चों के साथ चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करेंगे? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है? सही जवाब अधिगम स्तर सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम सूची तथा समय सारणी। ये सब इसकी तैयारी पहले से हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है? इसका जवाब है विकल्प ए 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है? सही जवाब 1 घंटा। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा विद्यालय स्तर पर। हर विद्यालय में यानी कि प्रत्येक विद्यालय में ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाना है। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषयों पर कार्य किया जाएगा? इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, इन विषयों पर इसमें कार्य किया जाएगा। ध्यानाकर्षण शिविर के शिक्षण कार्य में क्या सम्मिलित है? चुने हुए लर्निंग आउटकम्स। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता है। इसका सही जवाब है छात्रों में भिन्नता। जब रेमेडियल टीचिंग चलती है तो इसमें छात्रों में भिन्नता नहीं की जाती, सभी छात्रों को एक जगह बैठाया जाता है। अगला प्रश्न, 50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए निम्नलिखित में से हैं? शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, सूची बना ले कि किस लर्निंग आउट पर काम करना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो उसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे कक्षा 1, 2 के लर्निंग आउटकम स्तर पर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा? सही जवाब पहले ध्यानाकर्षण शिविर में। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण की कार्य योजना कितने सप्ताह में विभाजित है? सही जवाब 7 सप्ताह। ध्यानाकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे? इसका सही जवाब है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीकियों गतिविधियों की पुनरावृत्ति आवश्यक होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है रोचक प्रस्तावना, विकल्प बी जोड़ी में कार्य, विकल्प सी प्रश्न पूछना, विकल्प डी बैठक व्यवस्था, विकल्प ई शैक्षिक भ्रमण, विकल्प एफ टीएलएम का प्रयोग। इसका सही जवाब है विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प एफ। अगला क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे? सही जवाब शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत। अगला सवाल, ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है? इसका सही जवाब है 5वां और 7वां सप्ताह। नेक्स्ट,
ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीकी शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है सीखने के लिए बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिविर के 6वें सप्ताह में निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीकी सम्मिलित की गई है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसका सही जवाब है सीखने के लिए बातचीत और जोड़ी में कार्य। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे? इसका सही जवाब है परिवेश व संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, शैक्षिक भ्रमण। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक भ्रमण तकनीक शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है। इससे बच्चे आनंदपूर्वक तथा संकोच एवं तनाव मुक्त होकर सीखते हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी का क्या क्रम है? इसका सही जवाब है अधिगम स्तर संबंधी सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी और दिवसवार विभाजन। इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्या है? नियोजन, संवर्धन क्रियाएं, शिक्षण तकनीक, आकलन। सही जवाब है नियोजन। अगला प्रश्न, बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? इसका सही जवाब है सभी छात्रों को प्रतिभागिता के अवसर मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम सुनने, कमजोर नज़र वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले, शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद किस शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत मिलेगी? इसका सही जवाब है कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था। अगला प्रश्न, दिए गए कथन में बेमेल बताएं कि कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था के अहम पहलू होते हैं। इसका सही जवाब है कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा हो ऐसे बच्चों को सबसे आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। ये इसमें बेमेल एक कथन है। ये कथन बिल्कुल बेमेल है। समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठा, ये बिल्कुल सही है। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को जोड़ी बनाकर बैठा, ये भी बिल्कुल सही है। कभी कभी बच्चों को छोटे समूह में बैठाकर कक्षा शिक्षण करें, ये तीनों कथन ऊपर के बिल्कुल सही हैं। सबसे अलग बेमेल जो कथन है वो विकल्प डी है इसमें। अगला प्रश्न, किसी शैक्षिक समस्या के दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे करके श्याम को प्रथम पंक्ति में स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहते हैं? इसका सही जवाब है बैठक व्यवस्था में परिवर्तन, जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी। अगला सवाल, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बैठक व्यवस्था को समय समय पर बदलना। विकल्प बी, विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को पीछे बैठाना। विकल्प सी, छोटे समूह में शिक्षण कार्य। विकल्प डी, विभिन्न क्षमता के बच्चों को जोड़े में बैठाना। इसका सही जवाब है विकल्प बी और विकल्प डी। अगला प्रश्न, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस प्रकार होनी चाहिए? इसका सही जवाब है अर्धचंद्राकार छोटे समूह में। अगला प्रश्न, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में क्रम किस प्रकार होनी चाहिए? इसका सही जवाब है कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10%, बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% होनी चाहिए। अगला सवाल, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में क्या होगी? सही जवाब 30 मिनट। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में संख्या 1 व 2 के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? यहाँ पर दिया गया है अभ्यास व प्रस्तुतिकरण, आकलन, संवर्धन और फिर नंबर 2 इसमें है प्रस्तावना व ध्यानाकर्षण। 1 में आएगा प्रस्तावना और 2 पर आएगा ध्यानाकर्षण। अगला सवाल, प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है।
इसका सही जवाब है विकल्प ए, शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ छोटे समूह में शिक्षण कार्य। अगला सवाल, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 18। ध्यानाकर्षण में जो मॉड्यूल है इसमें 18 टेक्निक बताई गई हैं जिसकी सहायता से हम शिक्षण को प्रभावी और रोचक बना सकते हैं। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण तकनीक का प्रयोग करने से छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा। इसका सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किस भाग में वर्णित है? सही जवाब है भाग 3। अगला प्रश्न, शिक्षण तकनीकी से बच्चों को क्या लाभ होंगे? शिक्षण तकनीकी से बच्चे उत्साहित होकर आनंदपूर्वक सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, अवधारणा को समझने में आसानी होगी, एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे और आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। ये तीनों विकल्प सही हैं। अगला है, ध्यानाकर्षण तरीके तकनीकी में सम्मिलित नहीं है। अभ्यास के अवसर देना, सरल से कठिन की ओर, समुदाय का सहयोग, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। सही जवाब है समुदाय का सहयोग। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? इसका सही जवाब है सकारात्मक प्रतिपुष्टि से जब आप बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो उससे नकारात्मक माहौल का निर्माण नहीं होगा, बच्चे उससे प्रोत्साहित हो जाएंगे। अगला है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? इससे शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। अगला प्रश्न है, छात्र किस स्थिति में पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे? इसका सही जवाब है संसाधनों से परिपूर्ण कक्ष यदि होगा तो छात्र पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे। यदि आपके कक्ष में चार्ट लगे हुए हैं, टीएलएम है, बिजली की व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, प्रिंट रिच माहौल है, तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा। अगला सवाल है, टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? रोचक बनाकर, स्वयं सीखने के अवसर देकर, प्रभावी बनाकर, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है। विकल्प ए सही है, बिना किसी भूमिका के शिक्षण आरंभ कर देना। अगला सवाल, रोचक आकर्षक चित्र एवं बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन से युक्त कक्षा शिक्षण तकनीकी है। इसका विकल्प डी सही है, संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका की शुरुआत के पहले बॉक्स में संसाधनों से पूर्ण कक्षा वातावरण लिखा हुआ है। अंतिम बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? सही जवाब प्रोजेक्ट कार्य। अगला सवाल है, रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? घटना या दृष्टांत सुनाना, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, रुचिकर कविता या गीत सुनाना, ये सभी। सही जवाब है ये सभी। तो साथियों, ये थे आपके सामने 100 क्वेश्चन जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको उपयोगी लगेगी। अगर आपको उपयोगी लगती हो, अच्छी लगी हो, तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।